हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर सर्वाइवल फिल्म अगेंस्ट द नाइट को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है डिटेक्टिव रामसी को दिखाते हुए, जो किसी क्राइम लोकेशन पर आए हुए थे। हमें उनकी और इस केस की विक्टिम रेचल की बातों से पता चलता है कि यहाँ रेचल के 8 दोस्तों की मौत हो गई है। बस रेचल ही इस इंसिडेंट की सोल सर्वाइवर है। रेचल बार बार डिटेक्टिव को यहाँ से चलने के लिए कह रही थी कि इससे बहुत डरी हुई थी वो, लेकिन किससे? डिटेक्टिव भी यही बात जानना चाहते थे, तो वो रेचल से सारी बात स्टार्टिंग से बताने को कहते हैं। और अब रेचल सारी बात स्टार्टिंग से बताने लगती है और सीन अब रेचल और शॉन नाम की लड़की पर फोकस करता है। शॉन और रेचल दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह और कोई नहीं, शॉन की पास्ट में हुई कुछ गलतियां थी। लेकिन रेचल ये सब भूलकर आगे बढ़ने का काफी ट्राई कर रही है। तभी तो आज उसने अपने घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया है अपने दोस्तों के लिए, जिसमें डैन, ब्रूक, सूजी, हैंक, मिशेल एंड निक और कैरी शामिल थे, जो एक कपल थे। सभी काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, जिससे सभी उस साथ काफी इंजॉय करते हैं। हमें हैंक के बारे में पता चलता है कि वो एक छोटा मोटा डायरेक्टर है, जो पैरानॉर्मल जगहों पर जाकर वहां शूट करता है और छोटे मोटे शोज को डायरेक्ट कर पाता है। लेकिन इस बार उसे कुछ बड़ा करना था, जिससे वो अब इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाए और पॉपुलर हो जाए। वो अपने दोस्तों को अपनी वीडियोस दिखाता है, जिस पर सभी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी को बताता है कि वो कुछ दिनों से एक रियल पैरानॉर्मल साइट पर शूट करने का सोच रहा है, जिसमें उसे एक परफेक्ट कास्ट की हेल्प चाहिए। तो क्यों ना वही लोग इसमें उसकी मदद कर दें। इसलिए उन्हें भी सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और उसका भी काम बन जाएगा। लेकिन इस बात पर कोई भी राजी नहीं होता, पर हैंक्स पूरी कोशिश करता है उन्हें मनाने की और उन्हें बताता है कि वो जगह और कोई नहीं बल्कि होम्सबर्ग प्रिजन है। लेकिन होम्सबर्ग प्रिजन का नाम सुनकर तो वो लोग और भी अगेंस्ट हो जाते हैं इस आइडिया के, क्योंकि होम्सबर्ग के बारे में सुना जाता है कि वहाँ कई बार काफी स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई है। और फिर वो प्रिजन बंद हो जाने के बाद आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। लेकिन हैंक्स को किसी भी कीमत पर उस जगह पर शूट करना था, तो वो सभी को मनाने के लिए पैसों का लालच देता है और वो सभी से वादा करता है कि फिल्म की शूट होने के बाद वो सभी को $200 पे करेगा। और अब पैसों का नाम सुनकर तो सभी का मन बदल चुका था। लेकिन रेचल और शॉन अभी भी वहां जाना नहीं चाहते थे, पर सभी की इंसिस्ट करने पर वो भी मान जाते हैं और निकल पड़ते हैं होम्सबर्ग प्रिजन की तरफ। हैंक्स ने तो अब तक अपना कैमरा निकाल कर वीडियो शूट करना भी स्टार्ट कर दिया था। कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था वो। सभी अब तक उस प्रिजन के मेन गेट पर आ चुके थे। रात के सन्नाटे में तो ये जगह और भी डरावनी लग रही थी। किसी को भी उस जगह से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे थे, लेकिन $200 के आगे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हैंक्स उस प्रिजन के दरवाजे को पुश कर खोल देता है और सभी अंदर आ जाते हैं। अब तक हैंक्स का एक्साइटमेंट लेवल दुगना हो गया था। आखिर आज वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। और उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसके दोस्त भी इसमें उसका साथ दे रहे थे। लेकिन कुछ देर चलने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जो इस प्रिजन के मेन हॉलवे तक लेके जा रहा था। लेकिन इस बार काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी हैंक्स वो दरवाजा नहीं खोल पाता। शॉन तो सभी को यहाँ से चलने के लिए भी कहता है, लेकिन हैंक्स नहीं मानता और फाइनली उसकी और निक की कोशिश से वो दरवाजा खुल ही जाता है और सभी उस प्रिजन के मेन हॉलवे में पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर वहां का नजारा तो और भी क्रीपी था। वहां चारों तरफ छाई धूल और इक्विपमेंट देखकर साफ पता चल रहा था कि सालों से कोई भी इस झील में नहीं आया है। बस चारों तरफ कुछ था तो वो तो सन्नाटा है। सब सभी के पूछने पर इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ की कैदियों पर डॉक्टर्स ने लैब में बनाए गए पाई केमिकल्स का यूज किया, तो कई कैदियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन इससे सभी कैदियों का गुस्सा बढ़ता गया और 40 साल पहले यहाँ के वार्डन का बड़ी बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया था। जब डॉक्टर्स बाद में यहाँ टेस्टिंग के लिए आए तो उन्हें 40 एकड़ में ह्यूमन स्किन फैली हुई मिली और फिर तब से अब तक ही प्रिजन ऐसे ही बंद पड़ी है। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई यहाँ वापस आने की, क्योंकि कई बार यहाँ किसी ब्लैक शैडो को घूमता हुआ देखा गया है। अभी ये सब सुनकर तो सभी की हालत और भी खराब हो गई थी। लेकिन हैंक्स उन्हें यकीन दिलाता है कि ये बस र्यूमर्स हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी वो लोग तो यहाँ वीडियो रिकॉर्ड होते ही यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। हैंक सभी को बताता है कि उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड हो जाना है और पूरी प्रिजन में कैमरा लगाने हैं और बस थोड़ी सी एक्टिंग करके वापस आ जाना है। सभी को ये सब अब इंटरेस्टिंग लगने लगा था। लेकिन हैंक्स जाने से पहले सभी को उनके सेल फोन से देने के लिए कहता है, पर अब इस पर सभी इसको मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं फंस गए तो वो अपने लिए हेल्प कैसे बुलाएंगे। लेकिन हैंक्स उन्हें कहता है कि वो बस इस वीडियो को बिना किसी इंटरप्शन की शूट करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और फिर वो सभी को $200 भी तो पे कर रहा है। ना चाहते हुए सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन डैन हैंक्स की नजर से बचकर अपना फोन अपने पास रख लेता है। अब डैन और ब्रूक, निको, कैरी, सूजी और मिशेल एंड शॉन और रेचल ग्रुप बनाकर निकल पड़ते हैं प्रिजन को एक्सप्लोर करने। और इधर हैंक्स बाकी प्रिजन की फुटेज लेने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि एक ब्लैक शैडो उसके पीछे से निकल जाती है। तो क्या इसका मतलब इस जगह के बारे में जो र्यूमर्स है वो सच है?
अब ये तो आगे ही पता चलेगा। अब हम ब्रूक और डैन को देखते हैं जो उस जगह आ चुके थे जहाँ कभी कैंडी को कैद करके रखा जाता था। और सेलर्स को देख के साफ पता लग रहा था कि किसी इंसान का यह ना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। थोड़ा आगे जाने पर उन दोनों को एक सेलर के अंदर एक पेड़ भी दिखता है जो बिल्कुल नया दिख रहा था, लेकिन इस जगह पर एक पेड़ किसने लगाया होगा। डैन उसे एक्सप्लोर करने के लिए सेलर के अंदर चला जाता है और ब्रूक को भी अंदर आने के लिए कहता है। पहले तो ब्रूक मना करती है, लेकिन डैन की इंसिस्ट करने पर वो भी अंदर आ जाती है। लेकिन डैन उसके साथ एक प्रैंक करता है, वो सेलर के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे ब्रूक काफी डर जाती है और डैन पर काफी गुस्सा करने लगती है और उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर हम मिशेल और सूजी को देखते हैं, इस क्रीपी सी जगह पर भी काफी एंजॉय कर रही थी। अब तक वो सभी जगहों पर कैमरा फिट कर चुके थे तो वो वापस से हेम के पास चली जाती है। इधर निक और कैरी एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के पास से कुछ आवाज आती है, लेकिन चेक करने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उन्हें वहां कुछ गड़बड़ लगने लगती है तो वो भी हैंक के पास उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर शॉन और रेचल एक रिकॉर्ड रूम में पहुंच चुके थे जहां उन्हें कुछ मैप्स और ड्राइंग्स मिलती है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। हर ड्राइंग बस एक क्रॉप सर्कल की तरह दिख रही थी। वो लोग इसे समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें निक, कैरी और डैन ब्रूक के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भागते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन वहां पहुंचने पर वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि वहां उनके सामने हैंक्स की लाश पड़ी थी। ये सब देखकर सभी बहुत डर गए थे, लेकिन निक और कैरी नोटिस करते हैं कि सूजी और मिशेल यहाँ नहीं है, यानी वो अभी भी अंदर फंसी हुई है। तो निक और कैरी उन्हें ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। रेचल और शॉन बाहर आने का काफी ट्राई करते हैं, लेकिन अब तक ये दरवाजे भी लॉक हो चुके थे, यानी अब वो सभी यहाँ फंस चुके थे। वो लोग खुद को पहले शांत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और रास्ता मिलते ही वो यहाँ वापस आएंगे सभी दोस्तों को वापस लेने, और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर निक और कैरी हर जगह सूजी और मिशेल को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लोगों ने कहीं नहीं मिलते। ऊपर से उन्हें अपने चारों तरफ किसी की प्रेजेंस फील होने लगी थी, जिससे बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे थे। और जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कैरी के हाथ से टॉर्च भी टूट जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। निक को हैंक से कैमरा के बारे में याद आता है जो उन्होंने यहाँ लगाए थे, तो वो उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली उन्हें मिशेल मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। बेचारी डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कैरी उसे सूजी के बारे में पूछती है और तब मिशेल उन्हें बताती है किसी ने सूजी को बहुत ही बेरहम से मार दिया है। और मिशेल बताती है कि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो जो कोई भी था उसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन वो इंसान नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अब क्या हो रहा है। इधर डैन और ब्रूक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखती है। तो डैन ब्रूक को वहां रुकने के लिए कहकर खुद ऊपर जाता है चेक करने के लिए, लेकिन तभी ब्रूक को डैन की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ब्रूक उसकी मदद करना तो चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वापस आ जाती है फिर अपने दोस्तों के पास। वापस आने पे सभी को पता लगता है कि हैंक्स की बॉडी अब यहाँ से गायब हो चुकी है। अब तक सभी को समझ आ गया था कि उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, उनकी जान कितने बड़े खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन तभी शॉन की नजर हैंक्स की कैमरा पे जाती है और जब वो उसे ओपन करता है तो वो और भी शॉक हो जाता है, क्योंकि हैंक्स ने उनके साथ मजाक किया था, वो तो अभी भी जिंदा है। सभी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन लोगों तो लग रहा था कि सूजी और डैन भी हैंक्स के साथ मिले हुए हैं, लेकिन वो इस समय और कुछ कर भी नहीं सकते थे इंतजार करने के अलावा। मिशेल को तो इन बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो तो कोई ब्रेक नहीं था। कोई सच में ही उनकी जान लेना चाहता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऊपर से निक गुस्से में पागल हो गया था, तो हैंक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और शॉन भी सभी को उनका यहाँ वेट करने के लिए बोलकर उसके पीछे जाता है। निक को सेलर में किसी की परछाई नजर आती है तो उसे लगता है कि जरूर हैंक्स होगा जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके और करीब चला जाता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये हैंक्स नहीं है। तो निक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कोई भी था निक को पकड़ कर मार डालता है। पूरे प्रिजन में निक की चीखों की आवाज गूंज रही थी, जिससे इधर सभी लड़कियां सावधान हो चुकी थी, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाती। एंटिटी कैरी और मिशेल पर हमला कर देता है, ब्रूक और रेचल कुछ नहीं कर पाती। और फाइनली अब सबको मिशेल की बात पर यकीन हो गया था कि जरूर कोई है जो चाहता है कि वो यहाँ ना रहे। तो वो लोग तुरंत शॉन को ढूंढने के लिए भागते हैं। एक तरफ तो शॉन को सूजी मिल चुकी थी जो अभी भी जिंदा थी, और फिर रेचल और ब्रूक भी वहां आ जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है कि कैसे उस एंटिटी ने मिशेल और कैरी को मार दिया है। शॉन सभी को सेफली बचाकर फील्ड में ले आता है और वो लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें हैंक्स मिलता है और सभी उस पर बहुत नाराज होने लगते हैं कि कैसे उसने सभी की जान अब खतरे में डाल दी है। लेकिन उन्हें उस पर और भी गुस्सा आता है जब वो उन्हें बताता है कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, उसने तो एक हफ्ते पहले ही ये प्लान बना चुका है और वो दरवाजे पर लोग और किसी ने नहीं बल्कि हैंक्स ने ही लगाए थे। लेकिन अब तक हैंक्स को भी समझ आ गया था कि उन सभी की जान खतरे में है। वो उन्हें बताता है कि प्रिजन एक क्रॉप सर्कल के स्ट्रक्चर में बनी हुई है, इसीलिए वो ड्राइंग्स यहाँ के रिकॉर्ड रूम में थी, और ये क्रॉप सर्कल भी वही होते हैं जहाँ कोई अननेचुरल एंटिटी होती है। एक्चुअली हैंक्स का इशारा एलियंस की तरफ था, लेकिन ये सुनकर तो किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता।
उन्हें तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। हैंक्स उन्हें बताता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें वापस अंदर जाना होगा मेन गेट की तरफ। उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था तो वापस अंदर जाने के लिए सभी मान जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें निक और कैरीज की बॉडीज भी मिलती है, लेकिन डैन और मिशेल की नहीं। तो क्या पता वो लोग अभी जिंदा हों। वो लोग अब तक मेन गेट पर भी पहुंच चुके थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाते उससे पहले ही वो एंटिटी उन पर हमला कर देती है और ब्रूक, सूजी, हैंक्स को मार डालती है। अब बस बचे थे तो रेचल और शॉन और रेचल बड़ी ही मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर निकल पाए थे। वो लोग अब तक उस जगह पहुंच गए थे जहां हैंक्स का कंट्रोल सिस्टम सेट था। लोग सभी कैमरास को चेक करने लगते हैं और तभी उन्हें कैमरा में एक मास्क लगाए हुआ कोई इंसान दिखता है। तो शॉन उसे चेक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन रेचल उसे रोकती है। क्या पता ये वही एंटिटी हो, लेकिन शॉन उसे समझाता है कि हो सकता है ये उनका कोई दोस्त हो। और फाइनली रेचल भी उसके साथ जाती है और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि ये तो सच में ही उनका दोस्त डैन है। डैन उन्हें बताता है कि उसने कई बार उस एंटिटी को फील्ड में बने मैथ लैब में जाते हुए देखा है और अगर उन्हें वहां से निकलना है तो उन्हें भी वहां जाना होगा क्योंकि उसका फोन उसी मैथ लैब में है। अगर उन्हें वो फोन मिल गया तो वो किसी को कॉल करके यहाँ बुला सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। तो शॉन, रेचल और डैन पहुंच जाते हैं उस मैथ लैब में और उन्हें डैन का फोन भी मिल जाता है, लेकिन उनकी किस्मत इस बार भी उनका साथ नहीं देती क्योंकि इससे पहले वो कुछ कर पाते एक मास्क मैन उनके पीछे आ जाता है और ये और कोई नहीं था, वही एंटिटी था जिसके बारे में मिशेल ने उन्हें बताया था। वो लोग बड़ी ही मुश्किल से उसके हाथों से बच निकलते हैं, लेकिन वो एंटिटी इस बार उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार जब वो उन पर हमला करती है तो शॉन हिम्मत करके एक कुल्हाड़ी से उसकी जान ले लेता है। अब तक डैन को उसका फोन भी मिल चुका था तो वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और अपनी मदद के लिए उन्हें यहाँ आने को कहता है। आखिर अब कहीं जाकर उन सभी को चैन की सांस आई थी, लेकिन वो लोग जैसे ही उस एंटिटी का मास्क हटाने जाते हैं वैसे ही एक और उसी की जैसे दिखने वाला मास्क मैन डैन को मार देता है। यानी उसकी जैसे यहाँ और भी है। रेचल और शॉन अपनी जान बचाकर वापस मैथ लैब में आ गए थे, लेकिन तभी उसे गैस के बीच में से कुछ हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि वही एंटिटी होगी और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच कोई उसी को शूट कर देता है क्योंकि वो एंटिटी नहीं बल्कि पुलिस थी जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आई थी और शॉन को कल्प्रिट समझकर उन्होंने उसी को शूट कर दिया। तो रेचल एक ही झटके में टूट चुकी थी। आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपने किसी दोस्त को नहीं बचा पाई थी। थोड़े से लालच के लिए आज सभी ने अपनी जान खो दी थी। एट दी एंडिंग सीन हम रेचल को डिटेक्टिव रामसे के साथ देखते हैं और सीन उस समय पे शिफ्ट करता है जहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी। रेचल ने डिटेक्टिव को अब तक सब बातें बताती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रेचल पे भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शॉन और रेचल मेंटली अनस्टेबल है और रेचल शॉन की मौत की वजह से ये कहानियां बना रही है। लेकिन अब उनको भी उसकी बातों पर यकीन होने वाला था क्योंकि अब तक वहाँ फिर से वही क्रीपी एटमॉस्फेयर छाने लगा था। ऊपर से उन्हें सभी ऑफिसर्स की चीखें सुनाई देने लगी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते वो एंटिटी उनके सामने आ जाती है और डिटेक्टिव को मार देती है और अब रेचल की बारी थी। एंड फाइनली अब हम एंटिटी का चेहरा देख पाते हैं जो सच में ही किसी एलियन से कम नहीं था। यानी है इसी बात सच थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और इसी के साथ फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और एटमॉस्फेयर कंप्लीटली हॉरर वाइब्स देता है, लेकिन इस फिल्म की राइटिंग और एलियन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऊपर से पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी खराब है। अगर ये सब ठीक होता तो ये फिल्म बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक होती। खैर, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।